अगर जिंदगी में अगर वास्तव में कामयाब होना है ना, तो रातों की नींदों को त्यागना पड़ेगा। जो सपना हम सोते समय देखते हैं ना, वो सपना सपना नहीं होता, बल्कि सपना वो होता है जो खुली आंखों से देखा जाता है। एक बार किताबों से प्यार करके देखिए, मेरा यह दावा है कि आपकी जिंदगी जो है ना बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी? स्टूडेंट IQ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर नियंत्रण और समन्वय जो क्लास 10th का है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा क्या होगा तो हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हमारी न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1 किलो, 2 किलो, 1.4 किलो या इनमें से कोई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.4 kg। इसको याद रखना है कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है 1.4 kg। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करें तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। वो होती है तंत्रिका कोशिका। खांसना कैसी क्रिया है? हम खांसते हैं तो ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि कोई जानबूझ तो हम लोग खांसते तो है नहीं, खोख ही आता है तो ऑटोमेटिक निकल जाता है, तो अनैच्छिक क्रिया है खांसना। क्रियाएं दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक जैसे कि टहलना, बोलना, है ना, किसी को पीटना, पिटाना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन अनैच्छिक क्रिया जैसे कि हृदय का धड़कना, श्वसन, है ना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। वह पथ जिससे न्यूरॉनों के आवेग का वहन होता है, आवेग ग्रहण, संवेदन मार्ग, प्रतिवर्ती चाप या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जिस पथ से न्यूरॉन के आवेग वहन करते हैं उसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखिए, मान लीजिए शरीर के अंग से कोई सूचना अगर यहाँ तक पहुंचती है तो इस मार्ग को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती चाप के रूप में, याद रखिएगा। उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो उद्दीपनों को जो अंग ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग ग्राही अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ग्राही अंग कहते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक कौन है? पेशी, एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जाहिर सी बात है, अगर हम तंत्रिका पढ़ रहे हैं तो तंत्रिका ऊतक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। और सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो ये मस्तिष्क 3 प्रकार में बटा होता है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, यानी सेरिब्रम अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन मोनीजीज नहीं है? कौन मोनीजीज नहीं है? सेरिब्रोमोस्पाइनल द्रव, पियामीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है तो भरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको याद रखिएगा। मेरुरज्जु निकलता है मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से या मेंडुला से? तो याद इसको रखना है आप लोग को। मेरुरज्जु निकलता है तो मेडुला से। मेरुरज्जु किससे निकलता है? तो मेडुला से। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो घ्राण केंद्रीय पाली। क्या हो जाएगा? तो घ्राण केंद्रीय पाली। सूंघने का काम करता है घ्राण केंद्रीय पाली। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड या पिट्यूटरी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियां क्या होती है तो नियंत्रित होती है। तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना, तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग कौन सा होता है?
अभिवाही अंग, ग्राही अंग, लक्ष्य अंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिवाही अंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका काय में यानी साइटोन में। और न्यूरॉन में केंद्रक हमारा होता है तो साइटोन में उपस्थित होता है। इसको आपको याद रखना है कि केंद्रक कहाँ पे होता है तो साइटोन होता है। देखिए ये तारे जैसी जो संरचना होती है इसको साइटोन कहते हैं। इसमें केंद्रक होता है और इससे पूंछ निकला रहता है, इसे एक्सॉन कहते हैं। यहाँ पे जो नोड होता है उसे स्पाइनल नोड के नाम से जानते हैं। आगे हम सब बताते जाएंगे, देखते जाइएगा। चलिए शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा यह नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, डैश मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली है? ड्यूरामीटर, पियामीटर, एरेक्वायर्ड मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग ड्यूरामीटर। क्या दीजिएगा तो ड्यूरामीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या डाइनेफेसुलान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। सेरिब्रम सबसे भारी भाग होता है। सेरिबेलम बैलेंस को मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है तो बैलेंस को, यानी शरीर का बैलेंस किसके अनुसार समायोजित होता है तो सेरिबेलम के अनुसार। यदि कोई पियकर पी लेता है तो उसका क्या काम नहीं करता है तो सेरिबेलम उसका इजी होता है, तो उसका शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता है सेरिबेलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। स्मरण जितने भी हम सोचते हैं वह सब किसके कारण होता है तो सेरिब्रम के कारण होता है। याद रखिएगा, जितना भी हम सोचते हैं वो सारा का सारा सेरिब्रम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जो सोचने का काम करता है। कौन? सेरिब्रम। मैंने मानव मस्तिष्क के बारे में भी एक वीडियो सेपरेट बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया मतलब कि वैसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है। इसमें से कौन है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय। यानी हमारा आंसर हो जाएगा हमारा हृदय का धड़कन। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी वैसी क्रिया जो ऐच्छिक क्रिया है तो चबाना आंसर हो जाएगा। हम जो चबाएंगे वो हमारा ऐच्छिक क्रिया होगा। अनैच्छिक क्रिया का मतलब हो जाएगा, इसमें कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? हृदय का धड़कना तो अनैच्छिक क्रिया है ही है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है ही। कह रहा है कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो चबाना ऐच्छिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगोटा, ऑप्टिक पाली, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगोटा के द्वारा अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगोटा के द्वारा। सबसे जटिल मस्तिष्क क्या होता है? पशुओं का, जलीय जीवों का, मनुष्य क्या या पंछियों का? तो याद रखिएगा सबसे जटिल मस्तिष्क होता है तो पशुओं का। किसका? तो पशुओं का। मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है? मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है? मधुमेह, घेघा, बौनापन या लकवा? आपका राइट आंसर हो जाएगा लकवा। जब मेरुरज्जु पर आघात लग जाता है तो लकवा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें होता है मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं या इनमें से सभी? तो मस्तिष्क भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, तंत्रिकाएं भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। दो न्यूरॉन के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? डेंड्रॉन, सिनेप्स, एक्सॉन या डेंड्राइट्स? तो आपका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। दो न्यूरॉनों के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे ये न्यूरॉन हो गया, इसके मध्य जो ये खाली स्थान होता है इसे कहते हैं हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। चलिए
हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर में हमारे शरीर में चलिए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है? रसायनों द्वारा, तंत्रिका और रसायनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका और रसायनों द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। हम लोग मानव मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? जितनी भी तंत्रिकाएं कोशिका है उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, उन्हें इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन होता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र हमारा होता है सेरिब्रम, यही सोचने का भी काम करता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है इन सभी के लिए, क्योंकि सोचता भी है, हृदय स्पंदन भी करता है, शरीर का संतुलन भी बनाने का काम करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो मिठाई देकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आंखों का झपकना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला, पोन्स, मस्तिष्क स्टेम, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, सेरिबेलम के सबसे पीछे का भाग कहलाता है तो मेडुला। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा होता है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का, या प्रमस्तिष्क का? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पश्च मस्तिष्क में तीनों आते हैं। तीनों किस में आते हैं? तो पश्च मस्तिष्क में आते हैं। पश्च मस्तिष्क पीछे होता है, इसमें पोन्स भी होता है, मेडुला भी होता है, अनुमस्तिष्क। एक फिल्म देखे थे हम, क्रांति भी, उसमें नाना पाटेकर को जब कोई मार रहा है ना, पता है ना, ये तो नहीं मारने का, इधर छोटा मगज होता है, छोटा मगज है ना, मतलब पीछे क्या होता है? छोटा दिमाग होता है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? तो हम जानते हैं कि विद्युत आवेग के रूप में होता है। कैसे होता है? तो विद्युत आवेग के रूप में होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन विद्युत आवेग द्वारा होता है। अचानक बिना सोचे की गई क्रिया, तो बिना सोचे की गई क्रिया ऐच्छिक की प्रतिवर्ती की ए और बी दोनों की डी। तो याद रखिएगा, बिना सोचे जो क्रिया की जाती है वह प्रतिवर्ती क्रिया होती है। यानी जब मस्तिष्क बिजी रहता है तो प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नहीं होता है कि मस्तिष्क बिजी है किसी चीज को सोचने के लिए, तो अचानक कोई चिल्लाता है तो हम चिहुक जाते हैं, तो वह किसके द्वारा होता है? तो हमारी मेरु रज्जु करती है। तो जो शरीर का जो नियंत्रण हमारी मेरु रज्जु द्वारा किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया है ना, प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? हाथों में, पैरों में, आंख में, मेरु रज्जु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरु रज्जु में बनते हैं, याद रखिएगा। यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। सेरी ब्रो स्पाइनल द्रव, मेनिंजिंग, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ए और बी दोनों होगा, बिकॉज सेरिब्रोमाइनल जो द्रव होता है यह मस्तिष्क के अंदर भरा होता है। यह मस्तिष्क को आघातों से रक्षा करता है, और एक मस्तिष्क के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे मेनिजिंग परत कहते हैं। और जब यह मेनिजिंग परत किसी कारणवश, यह मेनिजिंग परत कभी किसी कारणवश जब इसको कोई मार देता है तो इस थोड़ा पिचक जाती है, तो एक रोग हो जाता है जिसे मोनाजाइटिस कहते हैं। मोनाजाइटिस रोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये दोनों मस्तिष्क के आघातों की सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है? कान, आंख, नाक या दिमाग? कौन सा संवेदन ग्राही नहीं है? तो कान, आंख, नाक, दिमाग। तो दिमाग जो है ना संवेदन ग्राही नहीं होता, बल्कि यह सोचने का काम करता है।
न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइट्स, तंत्रिकाक्ष, कोशिका पिंड या तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइट्स, तंत्रिकाक्ष, कोशिका पिंड या आपकी तंत्रिका तंत्र, आपका हो जाएगा डेंड्राइट्स। देखिए डेंड्राइट्स क्या होता है और ध्यान दीजिएगा, ये जो इसमें से बहुत सारे झाड़ निकलती है ना इसको, तो ये इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। तो यहीं पे सूचना की जानकारी हमें प्राप्त होती है और तंत्रिका तंत्र का यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए न्यूरॉन की जो तारा काट रचना होती है उसे हम लोग कहते हैं साइटोन। जो न्यूरॉन की तारे जैसी संरचना होती है ना, ये मान लीजिए न्यूरॉन है और ये तारे जैसी संरचना होती है, तो ये जो तारे जैसी संरचना होती है ये बड़ा हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। और जो इससे निकला रहता है इसको कहते हैं एक्सॉन, और ऐसे जो फैला रहता है बहुत सारा इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, उसको समझ जाइएगा, 2 मिनट का वीडियो होगा मात्र, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग एक्सॉन। सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? हम एक्सॉन कहते हैं। याद रखें, अभी बताया ना, ये साइटोन हो गया और ये लंबा तंतु रहता है, इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। ठीक है ना, इसे एक्सॉन कहते हैं, इसको याद रखिए। न्यूरॉन में सबसे छोटे शाखित प्रवर्धन होते हैं एक्सॉन, डेंड्राइट, साइटोन या सिनेप्स। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा एक्सॉन। विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना, विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना किसका काम होता है? डेंड्राइट का, एक्सॉन का, सिनेप्स का, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखिएगा एक्सॉन का काम होता है विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाने का काम कौन करता है? तो एक्सॉन करता है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ा होता है? धमनियों से, तंत्रिकाओं से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका। बार बार ए और बी दोनों दे रहा है तो इसका आंसर ये नहीं कि आप लोग दोनों मार दीजिएगा, ये हो जाएगा आंसर तंत्रिकाओं से। ठीक है, याद रखिएगा लोग। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? वैसी क्रिया जो बिना सोचे घटित होती है, लार आना, रक्तदान, हृदय गति, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? रक्तदान। हाँ, रक्तदान भी करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया ही मान लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में, सेरिब्रम में, ये मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है। सेरिब्रम तो उसका भाग होता है, तो इसमें कैसे सुरक्षित रहेगा? सोचना एवं याद करना क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिब्रम करता है, क्योंकि यही एक ऐसा है जो बहुत समझदार होता है। सेरिब्रम कौन चीज होता है? बहुत समझदार होता है, सब चीज को सोचता समझता यही है। ठीक है, शरीर के बैलेंस को कौन बनाने का काम करता है? तो सेरिबेलम। जंतुओं में हार्मोन। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो बताए ना, सेरिबेलम संतुलन बनाए रखने का काम करता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या ब्रीपर द्वारा? आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। यानी, और याद रखें एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, तो कहिएगा एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है ना, चलिए। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन? तो आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? तो मधुमेह। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, यानी चीनिया बीमारी होता है। और इसके लिए एक टीका बनाया गया, किसका टीका? इंसुलिन का टीका। और इंसुलिन भी एक प्रकार क्या है? तो हार्मोन है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है?
पिट्रियोटिक ग्रंथि होती है, यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ क्या होती है? पीयूष ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि अनियंत्रित होती है एड्रेनल द्वारा, थायराइड द्वारा, तो ये होते हैं हाइपोथैलेमस द्वारा। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस हमें भूख, प्यास, दर्द इत्यादि का एहसास कराता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। नफरत, प्यार, घृणा सब हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है ना। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? देखिए, वृषण एक जोड़ी होता है। हमारे शरीर में वृषण कितना जोड़ी होता है? एक जोड़ी होता है, यानी दो होता है। तो वृषण टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन तो ये मादा में निकलता है, ये मादा में प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा, वृषण द्वारा कौन हार्मोन निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और याद रखिएगा, वृषण को अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिज। तो टेस्टिज के द्वारा निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। ठीक है। ये सब जानकारी वाला चीज है, आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा जानकारी भी ले लिया जाए, ठीक है। कंपटीशन में काम करेगा। ग्वाइटर अथवा घेगा रोग होता है, तो आप जानते हैं किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से सभी? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? हमारे पास दो ग्रंथियां होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? एंजाइम, जल, एसिटाइलकोलिन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से सिर्फ व सिर्फ हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? तो हार्मोन निकलता है। इसको आपको याद रखना है। इनमें से जनन ग्रंथि कौन सी है? तो जनन ग्रंथि अंडाशय, वृषण, थायराइड। तो ए और बी दोनों। जनन ग्रंथि कौन होती है? ए और बी दोनों, क्योंकि इससे जनन कार्य में हमारा फायदा होता है, मतलब कि जनन कार्य होता है। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है। किसका सुई दिया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है, जिससे बच्चा बाहर आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना। एक प्रकार का यह हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा। एडिशन बीमारी हो जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एडिशन बीमारी हो जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के कम श्रवण से, ज्यादा श्रवण से, नहीं श्रवण से, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब कम श्रवण होता है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स का, तो हमारा एडिशन नामक बीमारी होती है। एड्स अलग चीज है, याद रखिएगा लोग। अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी होता है? 1%, 2%, 3% या 4%? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1%। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है? अल्फा, बीटा, गामा या इनमें से कोई नहीं? तो ये आप जानते हैं ना कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं में तीनों कोशिका पाया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा तीनों पाया जाता है। ठीक है। और ये तीनों का काम अलग अलग होता है। कोई मधुमेह को नियंत्रित करता है, तो कोई ब्लड को ऐसे करके नियंत्रित करने का काम करता है। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या फॉर्मेन? हार्मोन। याद रखिएगा, हार्मोन नलिका में नहीं बहता है, ये शरीर में। तो वही नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो हार्मोन कहते हैं। एकदम VVI है, इसको याद रखिएगा, हार्मोन। और थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है ब्रिक के पास, ट्रैंकिया के पास, ट्रैंकिया के दोनों ओर, अमाशय के पास, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि
ट्रैंकिया के दोनों ओर होती है। ये जो ट्रैंकिया होता है ना, इसके दोनों ओर थायराइड ग्रंथि होती है। कौन ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है ना? कौन हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। अब मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर का दूसरा नाम होता है यकृत। क्या होता है? तो यकृत। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इससे हार्मोन तथा एंजाइम दोनों निकलता है। कोई पूछेगा कि बताए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो कहिएगा कि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। यही कारण है कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर चाहे यकृत। हिंदी में यकृत, अंग्रेजी में लीवर। लीवर एक ऐसा अंग है जो स्वयं जेनरेशन करने का क्षमता रखता है, यानी अगर इसमें चाकू भी लग जाए ना लीवर में, तो कुछ दिन के बाद खुद से ठीक करने का क्षमता रखता है। सबसे ज्यादा जनरेट का क्षमता होता है किस अंग के पास? तो लीवर के पास। याद रखिएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। याद रखिएगा, इनमें से सभी। मादा में इनमें से सभी हार्मोन निकलता है। ये तीनों हार्मोन मादा जनन तंत्र में निकलता है। इसको आपको याद रखना है। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। देखो, एड्रिनल ग्रंथि, ये जो वृक्क होता है ना, जो वृक्क हमारा होता है, जो किडनी होता है, किडनी के दोनों ओर कौन ग्रंथि पाई जाती है? किडनी के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एड्रिनल ग्रंथि पाई जाते हैं, यानी किडनी के ऊपर यह पाया जाता है। कहाँ उपस्थित होती है? वृक्क के नीचे। अरे नहीं, वृक्क के सामने नहीं, वृक्क के ऊपरी सिरे पर। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क के ऊपरी सिरे पर। तभी ना इसका नाम है अधिवृक्क, यानी वृक्क के ऊपरी सिरे पर पाई जाती है, तो इसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको याद रखना है। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, एड्रेनलिन नामक हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनिल, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी यही ना बताया है कि हृदय की धड़कन को कौन? एड्रेनिल। तो भागा जाता है तो हृदय की धड़कन बढ़ती है ना, तो एड्रेनिल हो जाएगा। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब शारीरिक वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि हार्मोन कहेंगे। शारीरिक वृद्धि है तो वृद्धि हार्मोन, सिंपल बात है भाई। यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथ थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये सब बहुत सारा इसका काम होता है। ये वो काम थोड़ा होता है, बहुत सारा काम होता है पीयूष ग्रंथि। इसलिए याद रखें। हार्मोन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? बताइए। बेलिस एम स्टार्लिंग, अरस्तु, रॉबर्ट ब्राउन, या पोस्टर? तो याद कीजिएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, बेलिस एवं स्टारलिंग ने। किसने? बेरिस एवं स्टारलिंग ने इसका नामकरण किया था। निम्न से कौन हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, सेरेक्टिन, ऑक्सीटोसिन। थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, सेरेक्टिन, या ऑक्सीटोसिन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेक्रेटिन। चलिए, किस हार्मोन के लिए आयोडीन अति आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के लिए हमारा सबसे ज्यादा यह जरूरी होता है। किसके लिए? तो थायरोक्सिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और नर जनन हार्मोन को डैश कहते हैं, जबकि मादा जनन हार्मोन को? तो नर जनन हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? नर जनन हार्मोन को हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, और मादा जनन को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहेंगे? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन एवं एस्ट्रोजन। याद रखिएगा।
किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? HCG, HCT, HPL या HCN? इसका राइट आंसर हो जाएगा HCG। HCG जो है ना, ये गर्भवती होने का प्रमाण होता है यदि मूत्र में वह स्रावित होता है तो। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या आपका विसरण होता है? आंसर रखिएगा कि अग्नाशय। क्या आंसर हो जाएगा? अग्नाशय। कौन सा हार्मोन एंजाइम, हार्मोन तथा एंजाइम, तो आपको बताया है ना कि अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित करता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है, थायरोक्सिन होता है या एंड्रोजन होता है? तो वृद्धि हार्मोन होता है। आपातकालीन हार्मोन कौन होता है? तो बताए हैं कि एड्रेनालिन होता है। कौन होता है? तो एड्रेनालिन होता है आपातकालीन हार्मोन। इसको आपको याद रखना है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है तो आप जानते हैं कि इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। इंसुलिन हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से या इनमें से कोई नहीं? तो इंसुलिन किससे निकलता है? हार्मोन निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से। और एंजाइम निकलता है बहिःस्रावी ग्रंथि से। एंजाइम किससे निकलेगा? बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। चलिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से हमारा मधुमेह होता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। वृद्धि हार्मोन नहीं निकलने से बौनापन होता है। राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस या इनमें से सभी? तो एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन होता है। क्या होता है? नर लिंग हार्मोन कौन होता है? तो एंड्रोजन होता है। याद रखिएगा। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा? घेगा हो जाएगा, ग्वाइटर भी हो जाएगा, गलकंड भी हो जाता है। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि वृषण द्वारा। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन जो होगा वह वृषण द्वारा होता है, लेकिन एस्ट्रोजन हो जाएगा हमारा, ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हमारा अंडाशय द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी से, थायराइड से, एड्रिनल से, इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी से। ठीक है। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तो हमें मधुमेह रोग होता है। कौन रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। चलिए, मानसिक तनाव उत्तेजना की स्थिति में एड्रेनल मेडुला क्या स्रावित करता है? एड्रेनलिन, नॉरएप्रिनेफ्रिन, इंसुलिन या ए और बी दोनों? तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। जब मानव का बेचैनी हो जाता है तो ये ए और बी यानी नॉरएप्रिनेफ्रिन, एक गोली भी आता है एक, जिसको खा लेने से बेचैनी कम हो जाता है। याद रखिएगा इसको। अग्नाशय क्या स्रावित करता है? तो आपको बताए हैं कि अग्नाशय इंसुलिन, एड्रेनल या एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और देखो, खून में चीनी की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? इंसुलिन। खून में चीनी की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारा मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग? शरीर में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में इसकी कमी से रोग हो सकता है, शरीर में इसकी कमी से घेगा रोग हो सकता है, तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा।
चलिए पादप हार्मोन देखते हैं फटाफट। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? एंजाइम, होर्मोन, फाइटो हार्मोन या इनमें से सभी? आंसर हो जाएगा फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन को क्या कहते हैं? तो फाइटो हार्मोन। किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं? जिब्रेलिन, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की सुई भी दी जाती है, लौकी ओकी में सुई दिया जाता है, किसका? जिब्रेलिन हार्मोन का। ठीक है ना, जिब्रेलिन हार्मोन का। चार गो हार्मोन होता है, पादप हार्मोन चार प्रकार के होते हैं, जिब्रेलिन, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड। इसमें से मात्र एक एब्सेसिक एसिड ऐसा होता है जो वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। बाकी ये तीनों ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये क्या करते हैं? तो वृद्धि को बढ़ाते हैं। बस इतना याद रखना, वृद्धि को बढ़ाते हैं। और वो एब्सेसिक एसिड क्या करता है? वृद्धि को रोकने का काम करता है। यह पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि ये दोनों करेगा, ऑक्सीजन भी करेगा, जिब्रेलिन भी करेगा, ए और बी दोनों करेगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों करेगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए, किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सेसिक एसिड? आपका राइट आंसर हो जाएगा एब्सेसिक एसिड। इससे पत्तियां क्या होती है? तो मुरझा जाती है। किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एथिलीन? तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन के द्वारा। साइटोकाइनिन के द्वारा क्या होती है? पत्तियां हरी रहती है। यदि पौधे के स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए, यदि मैंने पौधे के स्तंभ का ऊपर से काट दिया जाए तो क्या होगा? लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी? अरे लंबाई में वृद्धि तो रुकेगी, लंबाई में वृद्धि समान रहेगी, लंबाई में वृद्धि तेज हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि थोड़ी सी रुक जाती है, हल्का सी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, लेकिन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद कर सकता है? एब्सेसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन? तो कोशिका विभाजन में मदद कर सकता है यह हार्मोन कोशिका विभाजन को रोकता है। अरे भाई रोकता है तो एब्सेसिक एसिड हो जाएगा। आपको बताएं कि वृद्धि को रोकेगा, वृद्धि को क्या करेगा? रोकेगा। कौन? वृद्धि को रोकेगा एब्सेसिक एसिड, याद रखिएगा। यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन? आप जानते हैं एथिलीन क्या होता है? तो गैस के रूप में पाया जाता है, इसको एब्सेसिक एसिड भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन नहीं है? कौन निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ये पादप हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है, याद रखिएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? तो ऑक्सिन है। पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। एब्सेसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सेसिक एसिड क्या करता है? वृद्धि रोधक है। फटाफट करते चलते हैं अब। ठीक है। सुई मुई पौधे में गति होती है जल की मात्रा में परिवर्तन से, स्टार की मात्रा में परिवर्तन से, ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन से, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की मात्रा में परिवर्तन से। मटर का पौधा बाढ़ पर परतान की सहायता से चढ़ जाता है क्योंकि परतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है, परतान असंवेदनशील है, परतान ऑक्सीजन के कारण बढ़ता है। ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों, ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए,
साइटोकाइनिन क्या करता है? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप के मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिबरेलिन, ऑक्जिन एवं जिबरेलिन दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जिन एवं जिबरेलिन दोनों। एब्सेसिक अम्ल का मुख्य काम क्या होता है? तो आपको बताए हैं कोशिका विभाजन करना नहीं, कोशिका दीर्घन करना नहीं, कोशिका विलगन करना या फल पकाना। तो कोशिका का विलगन करना इसका काम होता है। क्या होता है? तो कोशिका का विलगन करना। फलों को पकाने में कौन सा, फलों को पकने में कोनियों में से किसे नियंत्रित किया जाता है? ऑक्जिन, जिबरेलिन, इथिलीन या साइटोकाइनिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इनमें से कौन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। चलिए चैप्टर यह समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं हम, जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर स्टार्ट। देखिए फटाफट देखेंगे। फूलों में नर प्रजनन तंत्र अंग होता है पुंकेसर, और स्त्री में होता है स्त्रीकेसर। फूल में स्त्री होता है स्त्री केसर और नर होता है पुंकेसर। किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम या युगलिना? तो याद रखिएगा ईस्ट में बहुखंडन होता है, द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में क्या होता है? बहुखंडन होता है, इसमें द्विखंडन नहीं होता है। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बंद होते हैं? तो पराग कोश के अंदर बंद होते हैं। याद रखिएगा परागकण परागकण पराग कोश के अंदर बंद होते हैं। चलिए बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है हाइड्रोटॉपिज्म, क्रोमोटॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन या फोटोफ्रिज्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोटोपिज्म। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? पपीता, सरसों, अड़हुल, मटर। तो पपीता, पपीता एक लिंगी पौधा होता है, याद रखिएगा। पपीता कैसा पौधा होता है? तो एक लिंगी पौधा होता है, इसको आपको याद रखना है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मैनिया या इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन होता है पैरामीशियम, अमीबा, लिगमेसिया या इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इन तीनों में आपका द्विखंडन होता है। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक, अनेक, तीन, चार या इनमें से सभी? अरे सभी हो जाएगा, बहुत सारा होता है। आलू में जनन कैसे होता है? मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन या अपखंडन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा इसमें होता है। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? जनन के समय संबंध, अच्छा अलैंगिक जनन के समय समसूत्री, असमसूत्री, अर्धसूत्री या ए और बी दोनों? तो अलैंगिक जनन में आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, समसूत्री और असमसूत्री होता है। लेकिन लैंगिक जनन में, लेकिन लैंगिक जनन में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा। हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। कब? जब लैंगिक जनन होता है तब। जीव किस प्रकरण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जनन प्रकरण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर की कलिका निकलती है? मुकुलन, अपखंडन, विखंडन या बीजाणु जनन? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी। तो याद रखिएगा मुकुलन किसमें होता है? तो ईस्ट में आपका मुकुलन होता है। ईस्ट में आपका क्या होता है? तो मुकुलन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है?
पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या बीज द्वारा। तो आप जानते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, इसको आपको याद रखना है। बहुखंडन द्वारा जनन होता है ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लोस्मानिया में। तो याद रखिएगा बहुखंडन द्वारा जनन किसमें होता है तो प्लाज्मोडियम में। द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा, लोस्मानिया, ईस्ट या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसमें अपखंडन होता है? ईस्ट, लुस्मानिया, एस्पाइरोगाइरा, इनमें से सभी। किसमें अपखंडन होता है? ईस्ट, लेस्मानिया, एस्पाइरोगाइरा, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्पाइरोगाइरा। अलैंगिक मुकुलन किसमें होता है? मुकुलन होता है ईस्ट में। मुकुलन किसमें होता है तो ईस्ट में होता है। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है स्त्री केसर, पुंकेसर, या स्त्री और पुंकेसर। तो याद रखिए स्त्री केसर और पुंकेसर उभयलिंगी। उभय का मतलब दोनों, तो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं तो पुंकेसर में बनते हैं। स्त्री केसर में उपस्थित होता है तो अंडाशय भैया इनमें से सभी हो जाएगा। स्त्री केसर में क्या क्या उपस्थित होता है तो इनमें से सभी हो जाएगा। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? पुष्प में बीजांड होता है वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, या अंडाशय में तो अंडाशय में। पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बीजांड। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है फूल में, फल में, पतिया में, या आपका परागकण में। तो हो जाएगा आंसर फल में। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, या अंडाशय। तो याद रखिएगा अंडाशय। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। किस पौधे की को कायिक परिवर्तन द्वारा उगाया जा सकता है? गुलाब, गन्ना, अंगूर, इनमें से सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं तो उगा सकते हैं। इनमें से सभी को उगा सकते हैं हम लोग। बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जाते हैं तो कायिक परिवर्धन। इसको आपको याद रखना है कि कायिक परिवर्तन द्वारा उगाए जाते हैं। गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? कवक, शैवाल, अमीबा, या स्पाइरोगाइरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक, क्योंकि सड़े गले पदार्थों पर ये पलते हैं कौन? कवक। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी होती है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। क्या होता है तो मुकुलन होता है, याद रखिएगा। उत्तक संवर्धन पादपकम को उगाया जाता है कलम द्वारा, दाब कलम से, कैलस से, या बीज से। तो इसका आंसर हो जाएगा कलश से। किससे? कैलस से। आ, आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन उतने इंपोर्टेंट नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग लेंगे। चलिए क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। पौधे में जनन अंग कहाँ पर पाया जाता है? पुष्प में। कहाँ पर पाया जाता है तो पुष्प में, याद रखिएगा। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, ये सभी अलैंगिक जनन होते हैं। क्या होते हैं? सभी अलैंगिक जनन होते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है तो ईस्ट में मुकुलन होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन क्या होता है तो हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है तो अंडाशय। हाँ हो गया। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है तो पुंकेसर। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल है? स्पाइरोगाइरा। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन किसमें पाया जाता है? इनमें से स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। चलिए
एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? दल पुंज, पुमंग, जयान या परागकोश। तो इसका आंसर हो जाएगा दल पुंज। पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्र भाग को हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। स्त्रीकेसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? बत्रिकाग्र, पुष्पासन, अंडाशय या वर्तिका। तो याद रखिएगा अंडाशय। जीते क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे छोटा फूल होता है, सबसे छोटा फूल होता है आपका वुल्फिया, और सबसे बड़ा फूल होता है रेजिसिलिया। रेजिसिलिया, हालांकि रेप्सिलिया कहना चाहिए, रेजिसिलिया कहा है। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? पुष्प में निषेचन होता है बीजांड के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर, भ्रूण कोश के बाहर या अंडाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण कोश के भीतर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार और देख लिया जाए। परागकोश होते हैं, परागकोश, ये परागकोश है, इसके अंदर होता है परागकण। तो बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागण। परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागण होते हैं। परागकोश में कौन सी होते हैं? तो परागकण होते हैं। ये परागकोश है, इसके अंदर परागण होते हैं। तो ये बहुत बार पूछा है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है बाह्यदल, दल पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। एक सामान्य पुष्प में ये दोनों हो जाएगा आपका, यानी इनमें से सभी होता है। सामान्य पुष्प में ये सभी हो जाता है, सभी हो जाएगा। चलिए चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में लैंगिक जनन का प्रथम क्वेश्चन देखिए, जीव जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, बिल्कुल सही है। अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करने के लिए, बिल्कुल सही है। अनुवांशिक गुण, पीढ़ी दर, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जनन तभी करते हैं जब इनमें से सभी लक्षण इसमें से हो जाएंगे। चलिए, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? आपको हम बताए हैं कि जब भी लैंगिक जनन होगा तो कौन होगा? तो और सूत्री विभाजन होगा। 23-23 जोड़ा होता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन बाहर निकलते हैं? तो याद रखिएगा 28वें दिन। कितने दिन के बाद? तो 28वें दिन के बाद। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए ध्यान से, मानव शरीर का तापमान होता है लगभग 36 या 37 डिग्री सेल्सियस के करीब में, ठीक है ना, 36 डिग्री या सेल्सियस से। लेकिन जो हमारा वृषण होता है ना, वह शरीर से बाहर बनाया जाता है, भगवान बाहर बनाए हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है, तभी शुक्राणु का निर्माण हो पाता है। याद रखिएगा। तो कितना डिग्री कम पर? तो 2 डिग्री कम पर। अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से या अंडाशय से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय से। चलिए, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या इनमें से कोई, इनमें से नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा स्त्री में। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु हमारा बनता है कहाँ पे? तो वृषण में शुक्राणु बनता है। ऐसे जीव जिनमें 2 लिंग उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं द्विलिंगी। जिनमें 2 लिंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। चलिए, यह हार्मोन किशोरों में यौनारंभ के लक्षणों को दिखाता है। तो टेस्टोस्टेरोन किशोरों में, तो टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा, और किशोरियों में तो एस्ट्रोजन याद रखिएगा लोग। किसके स्राव से शुक्रवाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं? प्रोस्टेट, शुक्राशय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। किसके स्राव से शुक्रवाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम से आ जाते हैं? प्रोस्टेट, शुक्राशय, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है? शुक्राणु को किससे पोषण प्राप्त होता है? प्रोस्टेट से, शुक्राशय से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं था? आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से, ए और बी दोनों से। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? फैलोपियन ट्यूब से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब से, सॉरी प्लेसेंटा से ना। फैलोपियन ट्यूब में तो बच्चा इथिक होता है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से मानव भ्रूण को पोषण मिलता है, याद रखिएगा। किससे? तो प्लेसेंटा से, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, केचुआ उदाहरण होता है, केचुआ में नर और मादा दोनों एके में होता है, तो उभयलिंगी जीव होता है, याद रखिएगा। केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी जीव होता है न मादा है न पुरुष। चेहरे की फुंसियां क्यों आती है? बैक्टीरिया के कारण, अधिक तौलीय त्वचा के कारण, अधिक पसीना के कारण, इनमें से कोई नहीं? बताइए। अधिक तौलीय त्वचा के कारण, क्या आंसर हो जाएगा? अधिक तौलीय त्वचा के कारण। मानव के गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव के गर्भ की अवधि लगभग होती है आपका 9 महीना। 9 महीना यानी 30, 3 9 त्रिका 27, 270, लगभग 270 करीब मान सकते हैं हम, ठीक है ना। हाइड्रा में प्रजनन किस बीज द्वारा होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। जिस जीव में नर और मादा दोनों दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उभय लिंगी कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है, याद रखिएगा लोग। क्या बनता है? इंग्लिश में जाइगोट, इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। युग्मनज कहते हैं। और पुरुष में युग्मक होता है, पुरुष में युग्मक होता है और मादा में भी युग्मक होता है। युग्मक यानी जोड़ा में, और दोनों मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, युग्मनज। तो याद रखिएगा युग्मनज जाइगोट, ठीक। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। शीशन ढका होता है, शीशन किससे ढका होता है? कॉर्पोरा कैमरोनोसे से, प्यूशियस से, शुक्राशय से, या स्खलन नली से? आंसर हो जाएगा पिट्यूशियस से। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? मुख्य भाग में, फंडस में, सर्विस में, की योनि में? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य भाग में। नर के शीशन के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? तो योनि। चलिए, गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं और अंडोत्सर्ग नहीं होता है। अरे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभी कोची नहीं होता है सीधे, ठीक है ना। नेक्स्ट, डीएनए की प्रतिकृति बनाना एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, बौद्धिक है कि धार्मिक है? तो याद रखिएगा जटिल प्रक्रिया है। कौन उभयलिंगी है? केचुआ। कौन उभयलिंगी है? केचुआ। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिकाएं विभाजित होती है अर्धसूत्री, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तो अर्धसूत्री। चलिए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कब? इससे वृषण से। टेस्टोस्टेरोन किससे होता है? तो वृषण से होता है, याद रखिएगा। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? गर्भपात की सुरक्षित अवधि होती है 3 महीने, 5 महीने, 4 महीने, या 6 महीने? तो याद रखिएगा 3 महीने के भीतर अगर गर्भपात करा लेता है कोई तो सुरक्षित होता है, ठीक है। चलिए, गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? तो बला एस्टूला। आंसर क्या हो जाएगा? तो बला एस्टूला। चलिए, हटाइए, चैप्टर हो गया।